दोस्तों नमस्कार। फरवरी की बसंती सर्दी और राजनीतिक तपिश के बीच में आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण का इलेक्शन पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक सीट पर किसके हारने की उम्मीद है और कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला है। वहां के राजनीतिक हालात के बारे में बताऊंगा, कौन सी पार्टी ने कौन सा दाव डाला और कौन सा दाव उनका कामयाब रहा, इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त ओमवीर, अपने चैनल पर आपके विचार में आपका स्वागत करता हूं। ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है, जाटों का क्षेत्र है और यहाँ पे मुख्य रूप से हार जीत का फैसला जाट करते हैं, गुज्जर करते हैं, मुस्लिम करते हैं, अहिर करते हैं और दलित समाजों का भी अपना एक बड़ा योगदान रहता है हार जीत का फैसला कराने में। पिछले चुनाव में यानी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटों को जीतकर अपनी बढ़त बनाई थी, या यूं कहें कि बाकी पार्टियों का एक तरह से सुपड़ा साफ कर दिया था। दोस्तों, इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में समझौता है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में समझौता है। बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के 28, आरएलडी के 29 और एनसीपी का एक प्रत्याशी मैदान में है। इन तीनों ही पार्टियों का आपस में गठबंधन है। थोड़ी सी बातें पहले कर लेते हैं पिछले इलेक्शन के बारे में कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पे मिली थी। तो इन 58 सीटों में से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने इन 58 सीटों में से 53 सीटों को जीतकर सारी पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया था, एक तरह से खत्म कर दिया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 2 सीटें आई थी, बीएसपी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आरएलडी की इकलौती सीट इन 58 सीटों में से ही एक थी। लेकिन इस बार कहानी दूसरी है। अगर इन 58 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कुछ नेताओं की अगर मैं बात कर सकूं तो मैं आपको बता देता हूं और उनके नाम भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आज इस इलेक्शन के बाद में वो कहां पर खड़े हुए हैं, जीत के कितने नजदीक हैं या फिर हार के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के इन 58 सीटों पर खड़े हुए प्रत्याशियों की बात मैं आपको करता हूं। सबसे पहले यूपी के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा शामली के थाना भवन से चुनाव लड़ रहे हैं। स्थिति खराब है, हार की कगार पर जा रहे हैं। इसके बाद में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक मेरठ की हसनापुर से चुनाव हारने की हालत में है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि हसनापुर सीट के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में जिसने भी हसनापुर की सीट जीत ली उसी पार्टी की सरकार बनती है। ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन अगर पुराना इतिहास उठा के देखते हैं तो ये बात अपने आप में सटीक बैठती है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मुजफ्फरनगर, जो मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इस पूरी बेल्ट का एक तरह से गढ़ कहा जा सकता है, केंद्र कहा जा सकता है। यही वो जगह है जहाँ पे एक प्रयोगशाला स्थापित की गई पिछले चुनाव में और उसके अच्छे नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली। यहाँ से कपिल देव अग्रवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्थिति खराब है, हार की तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग गाजियाबाद से, यहाँ पर जोरदार मुकाबला है गाजियाबाद में। हालांकि मतदान थोड़ा कम हुआ है उम्मीद से, लेकिन फिर भी स्थिति अच्छी है और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। इसके बाद में बात करेंगे वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा बुलंदशहर के शिकारपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, हारने वाले हैं। ये एक अनुमान है, ये आंकड़े हैं जो लोगों से बातचीत करने के बाद में, वहाँ के लोकल लोगों से। और मैं कल खुद एक लंबे टूर से आया हूँ, मुजफ्फरनगर भी मैंने कवर किया है और शामली की तरफ, ये पूरी बेल्ट को मैं देख के आ रहा हूँ, लोगों से बात की है, माहौल बदल रहा है। इसके बाद में अगर बात करें वित्त और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह अलीगढ़ के अतरौली मैदान से हैं। स्थिति खराब है, हार की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे मैं बता दूं, अभी पहले मैं 1-2 सीटों के बारे में और बात करता हूँ आपसे। दुग्ध विकास पशुधन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा के छाता से लड़ रहे हैं। स्थिति खराब है, हार की तरफ जा रहे हैं। यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मथुरा से लड़ रहे हैं। मथुरा की ये 2-3 सीटें हैं, इनमें से एक पे श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं।
ये अच्छी फाइट में है और लग रहा है कि ये अपनी सीट को निकाल लेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। दूसरी तरफ खाद्य संस्करण राज्य मंत्री धर्मेश, ये है GS धर्मेश, आगरा कैंट से प्रत्याशी हैं, ये भी अपनी सीट निकाल लेंगे, अपनी सीट बचा ले जाएंगे। इनके बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा वोट इन्हें मिला है। तो ये मैंने बात करी आपसे 9 मंत्रियों की जिनकी खुद की सीट है, उनमें से 2 या 3 मंत्री बड़ी मुश्किल से अपनी सीट को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, बाकी सब धराशायी होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो बेल्ट है, मथुरा है, आगरा है, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर, ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ कह सकते हैं। यहाँ पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में होती है, लेकिन अपने ही किले में अगर 9 में से मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, अभी सामान्य विधायकों की तो मैंने बात नहीं करी, अगर 9 में से 6 मंत्री आज हार की कगार पर हैं, तो आगे का रास्ता किस तरह से जा रहा है वो आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने अभी आपसे बात करी थी कि मैं आपसे एक एक सीट के बारे में बात करूंगा, 58 सीटों की बात बताऊंगा कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार जीत की तरफ जा रहा है और किसकी जीत खटाई में पड़ी हुई है। तो मैं पूरी 58 सीटों की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीजों के बारे में मैं और बात करना चाहूंगा आपसे। आप रोजाना टीवी देखते हैं और सारी पार्टियों के प्रचार करने का आप तरीका देखते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जिस मोड़ पर ले जाना चाह रही थी, जिस ट्रैक पर चढ़ाना चाह रही थी, उस ट्रैक पे वो चढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रचार के शुरू में ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बोल दिया था कि ये चुनाव 80 और 20% के बीच में है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उनका मतलब क्या था। सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण और धर्म के आधार पर जो वोट मांगने की उनकी बात थी, वो उनका मतलब था। तो जो चीज़ वो बनाना चाह रहे थे, हालांकि मीडिया ने पूरा साथ दिया है, लेकिन इस चुनाव को वो हिंदू बनाम मुस्लिम करने में नाकाम रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था, करीब 13 महीने के आसपास किसान यहाँ पे बैठे थे, किसी मंत्री ने, सरकार ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई इनसे बात नहीं की, किसानों को मान सम्मान नहीं दिया, इन्हें आतंकवादी बताया, नक्सली बताया, बाहर से फंडिंग बताई, जाने क्या क्या आरोप इनके ऊपर लगाए। तो भले ही ये आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन किसानों के दिल के अंदर जो पीड़ा थी, जो एक टीस लगी हुई थी, जो बात लगी हुई थी, 13 महीने की जो दिक्कतें उनके सामने थी, किसान अधिकतर उधर को जाता हुआ दिखाई दिया। एक बात और कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं रहा, यहाँ पे महंगाई का मुद्दा हावी रहा है, किसानों की जो समस्याएं हैं वो हावी रही हैं। 2022 में जो किसानों की आय दुगनी होनी थी, आय दुगनी नहीं हुई, किसानों के खर्चे दुगने हो गए। वो चीज़ें इस चुनाव में आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक मीडिया है, उसने मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्हें भड़काने की कोशिश की। कैराना में बताया जाता है कि कुछ लोगों ने पलायन किया है, उस बात को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये चीज़ें सामने उठ के आ नहीं रही हैं। वहाँ पे यूथ है, उन्होंने नौकरी की बात की है इस चुनाव में कि नौकरी नहीं मिली है। एक खाली धर्म के नाम पे अगर राजनीति करें तो सारी चीज़ें उससे बनती नहीं है। लोगों को खाना भी चाहिए, किसानों को सही टाइम पे पेमेंट भी चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी बड़े नेताओं के बारे में बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ज़्यादा वक्त दिया नहीं है। जिस तरह से वो दिल्ली में रैली करते हैं, वो बंगाल में कितनी रैलियाँ की, उस तरह से पश्चिमी बंगाल के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा समय दिया नहीं। तो वहाँ पे मोदी जी का जो नाम था वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे अमित शाह हैं, उनके चाणक्य भी कहे जाते हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी चाणक्यगिरी थी या जो उनकी नीतियाँ थी वो कुछ जोर पकड़ती हुई नज़र आ नहीं रही हैं। उधर एक फायर ब्रांड है, हिंदुओं के बड़े नेता कहे जाते हैं, और वो अपनी इमेज उसी तरह की बनाना चाहते हैं कि हमने बुलडोजर चलाए हैं। तो बाबा आदित्यनाथ के बुलडोजर भी इसमें कहीं काम आते हुए नहीं लग रहे हैं। एक बात और जो बतानी चाहिए कि ये जो बेल्ट है इसे जाट लैंड कहा जाता है। जाटों की वोट यहाँ पे हार जीत का फैसला करती हैं। तो पिछली बार जैसे मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, कैराना का भी मुद्दा वहाँ पे उठा, तो जो तुष्टीकरण की जो एक लहर थी, जाट अपने बड़े नेताओं को छोड़कर भाजपा की तरफ को चले गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी उन जाट वोटों से एक तरह से अपने हाथ धो बैठी है। जाट 70% के आसपास या 60 या 70% के आसपास जाट जो है जयंत चौधरी के साथ में नजर आ रहे हैं। यादव जो पिछली बार भाजपा में चले गए थे,
इस बार वापसी की है। अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो वहाँ पे वोटों का बटाव नज़र नहीं आ रहा है, एकजुट हैं। ये मान के चलिए कि अगर 100 वोट हैं तो उनमें से 15 या 10 या फिर 20 वोट जोर मार के ये इधर उधर बिखरती हुई नजर आ रही हैं और बाकी सारी गठबंधन के पक्ष में एकजुट वोट हो रही हैं। इस बेल्ट में गुर्जरों की भी कुछ शिकायतें थी, मिहिर भोज को लेकर वो सरकार से नाराज थे, उन्होंने भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर दिया है। अब यहाँ पे मोटे मोटे आंकड़े देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछली बार जाट थे, इस बार नहीं है। पिछली बार गुज्जर समुदाय था, इस बार नहीं है। यादव ने वापसी की है, मुस्लिम एकजुट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ आगे बचता नहीं है। अभी जो मैं एक एक सीटों का ब्यौरा दूंगा उससे और स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी बात पे आगे बढ़ूं और एक एक सीट का ब्यौरा दूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे आंकड़े और मेरे तथ्य आपको सही लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्यथा मेरी वीडियो को आगे देखें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक एक सीट का ब्यौरा दूं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं जीतते हुए तो आपको सी वोटर्स और एबीपी न्यूज़ के जो सर्वे हैं उन्हें आप देख लीजिए, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छे खासे मार्जिन से जिताया जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल से की रिपोर्ट चाहते हैं, अगर सच्चाई वाली रिपोर्ट चाहते हैं तो मैं एक एक सीट का अभी ब्यौरा आपको देना चाहता हूं। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत देखने वाले लोग निराश होंगे, ये पक्का है। मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं इनके बारे में बताता हुआ चलूँगा कि बीजेपी या समाजवादी पार्टी कहूँ या गठबंधन बोलूँ या आरएलडी बोलूँ, बात एक ही है। दो ही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कैराना की मैंने बात करी, समाजवादी पार्टी गठबंधन यहाँ पे जीत रहा है। इसके बाद में थाना भवन समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जाती हुई ये छोड़ जाएगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शामली समाजवादी पार्टी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से ख़त्म है। इसके बाद में बुढ़ाना सीट आती है, समाजवादी पार्टी इस पे जीत रही है, गठबंधन यहाँ पे जीत रहा है। हो सकता है यहाँ पे आरएलडी का उम्मीदवार हो, समाजवादी पार्टी का, मतलब गठबंधन से है। दूसरा है, इसके बाद में है पुरकाजी, ये सुरक्षित सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी जीतती जा रही है। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी जीत रही है, जो अब से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला रही थी। इस बार मुजफ्फरनगर सीट जीत रही है। खतौली समाजवादी पार्टी के पास है। अभी देख लीजिए, खाता नहीं खुला है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अभी शून्य पे चल रही है और मैं बता रहा हूँ 8वीं सीट खतौली की समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके बाद में मीरापुर समाजवादी पार्टी आराम से जीत रही है। यहाँ पे सिवाल खास मेरठ और बागपत के बीच में ये सीट पड़ती है, आराम से गुलाम मोहम्मद जीत रहे हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के। मेरठ से आगे बढ़ जाते हैं, सरधना सीट आती है, सरधना सीट पे समाजवादी पार्टी जीत रही है। हसनापुर, जिसके बारे में मैंने बताया था, ये एक लकी सीट है। जो पार्टी इस सीट को जीत जाती है उसकी सत्ता बनती है, भले ही एक संयोग हो, लेकिन भविष्य में ऐसा हुआ है। हसनापुर के साथ में जीत जुड़ी हुई है और ये समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके बाद में किठौर सीट पे की बात करते हैं। किठौर सीट पे समाजवादी पार्टी है। और अब आता है 14वीं सीट पे हम पहुंचे हैं, मेरठ कैंट। ये भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी थी और यहाँ पर दोबारा भी ये सीट रिपीट हो रही है। मेरठ कैंट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है और ये पहली 14 सीटों में से पहली सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई स्पष्ट नजर आती है। मेरठ दक्षिण सीट है समाजवादी पार्टी को, छपरोली समाजवादी पार्टी को, बड़ौत समाजवादी पार्टी को और बागपत यहाँ पे भी अच्छी मार्जिन के साथ में नवाब अहमद ये जीत जाएंगे। ये आरएलडी की टिकट पे हैं, ये इनके आसानी से सीट निकल दी है। लोनी समाजवादी पार्टी, मुरादनगर, साहिबाबाद और गाजियाबाद, ये तीनों सीटें एनसीआर बोल सकते हैं या दिल्ली से जुड़ी हुई सीटें हैं। ये थोड़ा शहरी क्षेत्र आ जाता है। मुरादनगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। साहिबाबाद भी भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और गाजियाबाद, यहाँ पे थोड़ा मतदान तो कम हुआ, लेकिन आशा है
कि ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगी। मतलब जो दिल्ली की तलहटी बोल सकते हैं, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत कार्ड है। यहाँ से बीजेपी को जो जीत मिल रही है, कोई शक नहीं है इसमें। अब थोड़ा दूर चलेंगे तो इसके बाद में दिल्ली और मेरठ के बीच में कह सकते हैं मोदी नगर सीट जो आती है, ये समाजवादी पार्टी इस पर जीतेगी। हापुड़ पे पहुंच जाते हैं। हापुड़ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास और गढ़ मुक्तेश्वर समाजवादी पार्टी के पास। नोएडा फिर बीजेपी के पास आता है। क्यों? वो मैंने बताया कि दिल्ली से जुड़ी सीटें हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा असर है। दादरी, यहाँ पर बीजेपी और गठबंधन के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पे कहना मुश्किल है, इस सीट को हम छोड़ देते हैं, ये फंसी हुई सीट है, इसके बारे में कोई आंकड़े हैं नहीं हमारे पास, तो दादरी को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पे बहुत तगड़ा फाइट है, इसकी बात नहीं करेंगे। जेवर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास था, फिर से ये सीट रिपीट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। इसके बाद में सिकंदराबाद समाजवादी पार्टी, फिर से बुलंदशहर समाजवादी पार्टी गठबंधन। इसके बाद में शाला सीट है, शाला सीट पे बीजेपी अच्छी स्थिति में है, बीजेपी को अभी मान लेते हैं सीट निकाल लेगी। अनूप शहर, यहाँ पर बीजेपी के साथ में आरएलडी का मुकाबला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे बीएसपी फाइट में है, बहुजन समाजवादी पार्टी। अब तक कोई खाता खुला नहीं है, फिर भी अनूप शहर को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जो मेरे को आंकड़े लगते हैं यहाँ के, बीएसपी शायद निकाल पाए यहाँ पे। समाजवादी पार्टी का तो यहाँ पे अनूप शहर पे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस सीट को भी मैं छोड़ूंगा, किसी एक पक्ष में नहीं डाल रहा हूँ इसको। मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। 34वीं सीट आ जाती है डीवाई की। डीवाई ये समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में ये सीट जाने की पूरी संभावना है। शिकारपुर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने की उम्मीद स्थिति में है। यहाँ पे ये शिकारपुर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। खुर्जा सुरक्षित, यहाँ से भी ये जो थोड़ा सा खुर्जा वाला जो एरिया आ जाता है, दोबारा ये बीजेपी का एरिया आ जाता है। खुर्जा सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी अच्छी हालत में है, जीती हुई मान लेते हैं, आंकड़े बताते हैं जीत जाएगी। खैर सुरक्षित सीट है खैर, यहाँ से भी बीजेपी सीट निकाल रही है। अब आता है बरौली, ये भी भाई अच्छी खासी यहाँ पे फाइट है समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में। इसके बारे में भी हम कुछ भविष्यवाणी नहीं, मतलब हमारे पास आंकड़े मौजूद है नहीं। ये अतरौली सीट है, अतरौली सीट समाजवादी पार्टी, छर्रा समाजवादी पार्टी, कोल समाजवादी पार्टी, अलीगढ़ समाजवादी पार्टी, ये सारी बेल्ट है भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन हर सीट पे समाजवादी पार्टी है, तो इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में फंसी हुई है। इसके बाद में एक सीट आती है इगलास की, ये सुरक्षित सीट है, यहाँ से बीजेपी जीत रही है। एक 76 सीट आती है, ये समाजवादी पार्टी जीत रही है। गोवर्धन विधानसभा सीट को जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। मथुरा को जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। बलदेव सुरक्षित सीट को जा रही है समाजवादी पार्टी के खाते में। एक एतमादपुर विधानसभा आती है, एतमादपुर, यहाँ फंसा हुआ कंपटीशन है, यहाँ से आंकड़े ठीक से हमारे पास हैं भी नहीं। इसको मैं अभी 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जहाँ की जानकारी नहीं है तो उसे अभी हम रखेंगे। आगरा कैंट सुरक्षित सीट है, ये बीजेपी के खाते में जा रही है। आगरा कैंट की जो सुरक्षित सीट है ये बीजेपी के खाते में जा रही है। आगरा दक्षिण की जो सीट है ये समाजवादी की पार्टी, मतलब 2 सीटें आई हैं अभी, और तीसरी भी उत्तर वाली जो सीट है ये भी बीजेपी के पास जा रही है, और आगरा ग्रामीण वाली सुरक्षित ये भी बीजेपी की। मतलब जो आगरा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से एक ही समाजवादी गठबंधन के पास जा रहा है, बाकी तीनों सीटों पर अपनी बढ़त बरकरार रख रही है भारतीय जनता पार्टी। ये फतेहपुर सीकरी आ जाता है, यहाँ पर बीएसपी फाइट में है, बहुजन समाजवादी पार्टी फाइट में है बीजेपी के साथ में। यहाँ पर तीसरे नंबर की लड़ाई में है गठबंधन। यहाँ पे बीजेपी शायद थोड़ा सा कुछ कर जाए, हालांकि यहाँ पे बीएसपी का कैंडिडेट मजबूत है। खैरागढ़ में भी बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से है, यहाँ पे भी बीजेपी थोड़ा सा है अच्छा। खैरागढ़ जो है ये बीजेपी और बीएसपी का यहाँ पे भी फाइट है, यहाँ पे भी समाजवादी गठबंधन जो है
तीसरे नंबर पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बीएसपी अपनी सीट निकाल सकती है, खैरागढ़ की सीट को। इसके बाद में फतेहाबाद आ जाता है, ये समाजवादी पार्टी को जा रही है फतेहाबाद। इसके बाद में आता है बहा, ये समाजवादी पार्टी को आती है, बहा विधानसभा है, मेरठ सिटी बोलते हैं, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। और 58वीं सीट है मांट, ये भी समाजवादी पार्टी को मिल रही है। दोस्तों, अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हर सीट पर जहां भारतीय जनता पार्टी थी, वहां पे अधिकतर सीटों पर आज समाजवादी गठबंधन खड़ा होता नजर आ रहा है। अगर मैं फिर से एक बात को दोहराना चाहूँगा कि ये आंकड़े तब हैं अगर जाटों की बेल्ट में 50% डिवाइड हो गया हो वोट बैंक, आधा समाजवादी में चला गया हो, आधा बीजेपी में चला गया हो, तो ये आंकड़े निकल के आ रहे हैं। और अगर कहीं 60 या 65 या 70% जाट वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ को इकट्ठा हो जाता है, तो जो नतीजे आएंगे वो दिल को दहलाने वाले आएंगे। और ये वो वाली बैठ थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा करना चाहिए था, जहां पर इनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि अब दूसरी क्षेत्रों में जाएंगे, जब अवध में जाएंगे, जब ब्रज में जाएंगे, जब पूर्वांचल में जाएंगे, तो जो उधर के लोकल नेता हैं या अखिलेश यादव का जो क्षेत्र आएगा, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन कुछ भी कर सकती है और आंकड़े जैसे पहले थे उनके उलट हो सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे सीटें दी हैं, अगर हम इन्हें टोटल करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को 36 से 38 सीटों के बीच में हमने दी हैं और बहुत टाइट हाथ से अनुमान लगाया है, तब ये सीटें इन्हें मिली हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 18 से 20 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। और अगर इतनी सीटें भी आ जाएं तो ये गनीमत की बात होगी, इससे भी बुरा रिजल्ट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीएसपी 2-3 सीटों पर यहाँ पे है, कांग्रेस के हिस्से में शायद कहीं एक सीट आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कांग्रेस को यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बार फिर से मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने हुए घंटी के निशान को क्लिक करें। जय हिंद।